हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे और ये भी आशा है कि आपने पिछला काम पूरा कर लिया होगा, ध्वनि पाठ। और अगर किसी को कोई समस्या है तो कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं देख लूँगी, चेक कर लूँगी, तो आपका जो भी समाधान हो कर दूँगी। और लॉकडाउन चल रहा है, बहुत सारे बदलाव हम लोग आजकल देख रहे हैं अपने जीवन में। बहुत कुछ सिखाया है इस लॉकडाउन ने हमें। हमने बहुत सीमित संसाधनों में जीना सीखा। हमने आसपास का जो वातावरण देखा आजकल, वो बहुत बदला बदला नज़र आ रहा है। ना शोर है हवा में, ना वातावरण में, ना ही जो है कोई धूल धुआं, साफ सुथरी हवा। और शाम को जब जी बहलाने के लिए हम लोग छत पर जाते हैं तो देखते हैं आसमान में बिखरे हुए तारे टिमटिमा रहे हैं। शायद ऐसा नज़ारा पहले कभी नहीं देखा था प्रदूषण के कारण। तो ये शहरों की जो समस्या है, ये हमारी प्रकृति को किस तरह से नुकसान पहुंचा रही है, किस तरह से प्रकृति का हम दोहन करके अपना ही नुकसान कर रहे हैं, अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। और ये शहरीकरण की जो समस्या है निरंतर आजकल हम देख रहे हैं बढ़ती ही जा रही है। और इसके कारण जो हमारे गांव हैं, जो हमारी प्रकृति है, जो कामगार लोग हैं, उन पर बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा है। जंगल के जंगल खत्म हो गए, गांव शहरों में बदले चले जा रहे हैं। और जो छोटे छोटे रोजगार करने वाले कामगार हुआ करते थे, जिनकी जीविका छोटे संसाधनों में चलती थी, छोटे छोटे कामगार उनके हुआ करते थे। जैसे बर्तन बनाना, मिट्टी के बर्तन, जब फ्रिज नहीं हुआ करता था तो मटके बनते थे, सुराहियाँ बनती थी। शायद आप में से कोई ऐसा हो जो पहचानता हो कि सुराही किसे कहते हैं। सुराही क्या होती है, कभी देखिएगा उसकी पिक्चर। घरों में हुआ करती थी पहले सुराही। ऐसे मिट्टी के खिलौने बनाने वाले, हाँ, अब जैसे बिजली की झालरें हम लोग लगा देते हैं, चाइनीज लाइट लगाते हैं जब दीपावली आती है, और वो मिट्टी के दिए खत्म होते जा रहे हैं। हाँ, उसका भी स्थान जो है दूसरे व्यापारों ने ले लिया। तो इस तरह से ऐसे छोटे मोटे कामगार जिनकी जीविका पर बहुत बड़ा दुष्प्रभाव पड़ा, जो बेरोजगार हो गए, जो मजबूर हो गए, और ना वो कुछ सीख सकते हैं, उनके पास ऐसा कोई साधन भी नहीं है कि कुछ नया सीख सके। और उसके अलावा उनके पास और दूसरा भी कोई विकल्प भी नहीं है कि उसको अपना कर अपनी आजीविका शुरू कर सके। तो एक तरह से कह सकते हैं कि वो गरीबी रेखा के नीचे उनका जीवन जो है वो जीने के लिए मजबूर हो गए। वो उनके हाथ कट गए। हाथ कट गए मतलब क्यों है, ये मुहावरा है, हाथ कट गए मतलब मजबूर हो गए। क्या करें वो अपने जीवन में, कैसे उनकी जीविका चले, और एक आत्मसम्मान भी जो अपना है वो भी बचा कर रखना है। तो उनके सामने बड़ी विकट समस्या खड़ी हुई। और यही बदलाव, इसी बात को, उन्हीं कामगारों की समस्या को दर्शाता हुआ ये पाठ है जो कामतानाथ जी ने लिखा, लाख की चूड़ियां। हमारा दूसरा पाठ बसंत से। बच्चों, आज हम पाठ 2 पढ़ेंगे, लाख की चूड़ियां, जिसके लेखक हैं कामतानाथ। बच्चों, यहाँ लाख से तात्पर्य संख्या वाले लाख से नहीं है। लाख का तात्पर्य होता है एक ऐसा पदार्थ जो हमें कीटों से यानी कीड़ों से प्राप्त होता है, और इसका प्रयोग हम कभी औषधियां बनाने में करते हैं, और अधिकतर इसका प्रयोग लाख की चूड़ियां बनाने में किया जाता है। चूड़ियां जो स्त्रियों का श्रृंगार होती हैं, बड़ी सुंदर सुंदर रंग बिरंगी चूड़ियों का निर्माण लाख से किया जाता है। तो बच्चों, पाठ के लेखक कामतानाथ जी, इनका जन्म सन 1934 यानी 1934 में हुआ, और इनकी जो मृत्यु है वो 2012 में हुई। इनकी बहुत सारी रचनाएं हैं, हिंदी साहित्य में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इनकी जो एक रचना है वो है सुबह होने तक, दूसरी है एक तीसरी आंख, और एक और बिल्कुल आशाजनक, जो आशा से परिपूर्ण रचना, सकारात्मक सोच वाली, उसका नाम है सब ठीक हो जाएगा। तो इन्हीं की ये कहानी लाख की चूड़ियां।
कहानी का उद्देश्य बढ़ते शहरीकरण व औद्योगिकीकरण का ग्रामीण जीवन व कुटीर उद्योगों पर पड़ने वाले प्रभाव को दर्शाना है। साथ ही इस कहानी में गांव के रिश्ते नातों के प्रेम व सहज संबंधों का चित्रण है। यह कहानी विपरीत परिस्थितियों में भी अपने उसूलों को न्याय त्यागने की सीख देती है। पाठ का आरंभ करते हैं। लेखक कहते हैं कि गर्मी की छुट्टियों में या अक्सर जब छुट्टियां होती थी वो अपने मामा के घर जाया करते थे और बताते हैं आगे कि सारे गांव में बदलू मुझे सबसे अच्छा आदमी लगता था क्योंकि वह मुझे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां बनाकर देता था। और जब अपने मामा के गांव जाते थे तो अनेक घर होते हैं वहां गांव में छोटे छोटे, और उनमें ये नहीं लगता कि कौन रिश्तेदार है, कौन अपना है, कौन पराया, क्योंकि सभी एक दूसरे को खूब प्रेम करते हैं, चाहे वो बाहर से आया हुआ व्यक्ति हो या गांव का ही क्यों ना हो। तो जब लेखक गांव जाया करते थे तो वहीं पर एक चूड़ी बनाने वाला मनिहार रहा करता था जिसका नाम बदलू था, और लेखक को उसे सबसे ज्यादा वो उसे अच्छा लगता था क्योंकि उसे सुंदर सुंदर लाख की गोलियां नहीं, जो मार्बल्स होते हैं, कंचे खेलते हैं बच्चे छोटे छोटे, वो बना कर दिया करता था। आगे लेखक कहते हैं कि मुझे अपने मामा के गांव जाने का सबसे बड़ा चाव यही था। चाव का मतलब रुचि। सबसे ज्यादा अच्छा इसीलिए लगता था क्योंकि उसे खिलौने अच्छे लगते थे। हर बच्चे को खिलौने पसंद होते हैं, और जब मनिहार उसको खिलौने बनाकर देता था, लाख के चूड़ियां बनाने वाला मनिहार जब उसको गोलियां बनाकर देता था तो उसे और अच्छा लगता था। तो लेखक कहते हैं कि जब मैं वहां से लौटता तो मेरे पास ढेर सारी गोलियां होती, रंग बिरंगी, जो किसी भी बच्चे के मन को मोह ले। वैसे तो मेरे मामा के गांव का होने के कारण मुझे बदलू मामा कहना चाहिए, क्योंकि गांव के जितने भी भाई बहन होते हैं मम्मी के गांव के, वो सब मामा लगते हैं। लेकिन बदलू को लेखक मामा नहीं कहता था। उसका कारण बता रहा है कि परंतु मैं उसे बदलू मामा न कहकर बदलू काका कहता था, जैसा कि गांव के सभी बच्चे कहा करते थे। होता है कि बच्चों का सुनकर के यही बच्चे रिश्ते बना लेते हैं, और जो कि बाकी गांव के जो बच्चे थे उनका बदलू काका लगता था और सब काका पुकारते थे, इसलिए लेखक भी उसे काका कहने लगा मामा के स्थान पर। आगे लेखक बताते हैं कि बदलू का मकान कुछ ऊंचे पर बना था। ऊंचे पर यानी गांव से जो जमीन थी वो थोड़ी ऊंचाई पर थी, और वहां पर बदलू का मकान बना हुआ था। लेखक बताते हैं कि मकान के सामने बड़ा सा सहन था। सहन का मतलब से गांव के घर जो होते हैं उनके सामने एक बड़ा सा द्वार होता है, थोड़ी बड़ी जगह होती है, और फिर कहते हैं कि जिसमें एक जो है पुराना बड़ा सा नीम का पेड़ था, और उसी के नीचे बैठकर बदलू अपना काम किया करता था। बगल में भट्टी दहकती रहती थी। भट्टी का मतलब अंगीठी, जिसमें वह लाख पिघला करके काम करता था। सामने एक लकड़ी की चौखट पड़ी रहती थी जिस पर लाख के मुलायम होने पर वो उसे सलाख के समान पतला बनाता था। सलाख का मतलब सिर्फ तीलियां होती हैं, उनके समान उनको वो पतला बनाया करता था, और फिर चूड़ी का आकार देता था। तो चूड़ियां बनाते हुए शायद अगर आप कभी राजस्थान गए हो तो वहां आपने देखा होगा कि एक पतली पतली से सलाइयां, कुछ पतला बनाना हो तो पतली सलाइयां जैसा बना करके उसको आकार दे करके फिर उसको गोल बनाया जाता है। और पास ही में जो है चार छह विभिन्न प्रकार की बेलनुमा मुंगेरिया रखी रहती थी। मुंगेरिया पे मुंगरी शब्द सुना होगा, जैसे कपड़े उपड़े धोते हैं, बेड जैसा छोटा सा होता है लेकिन वो थोड़ा चपटा होता है। और यहाँ पर जो बेलन नुमा बात की गई है, तो जैसे रोटी बेलने का बेलन होता है, बेलन गोल सिलेंड्रिकल जैसे होता है। और लेकिन यहाँ पर जो चूड़ियां बनाने के लिए जो मुंगेरियां होती हैं, वो क्या, उसके बारे में लेखक बता रहे हैं कि जो आगे से कुछ पतली और पीछे से मोटी होती हैं, क्योंकि उसमें हाथ का जो आकार होता है वो देना पड़ता है, आगे पतला और पीछे
थोड़ा मोटा, तो इसीलिए वो मुंगेरियां भी चूड़ी का आकार देने के लिए आगे से कुछ पतली होती थी और पीछे से कुछ चौड़ी, कुछ मोटी। और लाख की चूड़ी का आकार देकर वो उन्हें मुंगेरियों पर चढ़ाकर गोल और चिकना बनाता और एक एक करके पूरे हाथ की बना चुकने के बाद ही वो उन पर रंग किया करता था। रंग बिरंगी चूड़ियां जो मन को आकर्षित करती हैं। लेखक बताते हैं कि बदलू यह कार्य सदा ही एक मछिए पर बैठकर किया करता था, जो बहुत ही पुरानी थी। मछिया बैठने के लिए बनाया गया एक आसन होता है, जो चारपाई का बहुत छोटा रूप समझ लीजिए, जो रस्सियों से बुना जाता है और बगल में ही उसके एक हुक्का रखा रहता था, जिसे वो बीच बीच में पीता रहता। गांव में मेरा दोपहर का समय अधिकतर बदलू के पास बीतता और मुझे लला कहा करता था और मेरे पहुंचते ही मेरे लिए तुरंत एक मछिया मंगा देता। मैं घंटों बैठे बैठे उसे इस प्रकार चूड़ियां बनाता देखता रहता। लगभग रोज ही 4-6 जोड़े चूड़ियां बना लेता था और पूरा जोड़ा बना लेने के बाद वो बेलन पर चढ़ाकर उस कुछ क्षण उसे देखता, मानो वह बेलन न होकर किसी नववधु की कलाई हो, है ना। बहुत सुंदरता से, जैसे कोई आप चित्र बनाते हैं, कोई भी आप रचना करते हैं तो उसे बहुत प्यार से देखते हैं कि कहीं कोई कमी तो नहीं रह गई है या कहीं कुछ करना बाकी हो। तो इस तरह से वो भी अपनी उस रचना को बड़े ध्यान से देखता था। और फिर बताते हैं कि बदलू मनिहार था। मनिहार यानी जो चूड़ियां बेचने और बनाने का काम करते हैं, उनको मनिहार कहा जाता है। चूड़ियां बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक का मतलब वो कार्य जो पूर्वजों से चला आ रहा है, जो दादा बाबा करते आए हैं, वही उसको आगे बढ़ाने का कार्य जो करता है व्यक्ति, इस पेशे को, इस कार्य को पैतृक पेशा कहा जाता है। और वास्तव में वह बहुत ही सुंदर चूड़ियां बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। खपत मतलब बहुत मांग थी। गांव की सभी औरतें उसी की बनाई चूड़ियां पहना करती थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई चूड़ियां पहनती थी ही, साथ ही आसपास के गांव के लोग भी उससे चूड़ियां ले जाया करते थे। परंतु वह कभी भी चूड़ियों को पैसों से न बेचता न था। इसका मतलब जैसे आजकल हम लोग कोई भी सामान खरीदने जाते हैं तो पैसे के बदले सामान लेकर आते हैं, लेकिन वो पैसे नहीं लेता था, ऐसा लेखक कह रहे हैं। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था। वस्तु विनिमय का तात्पर्य होता है कि जब हम पैसे से कोई चीज न खरीद कर उसके बदले कोई सामान दें। जैसे आप गांव में अगर कोई गया होगा, देखा होगा कि यहाँ पर जैसे कुछ फल बेचने वाले आते हैं या आइसक्रीम बेचने वाले आते हैं, तो बच्चे अपने घर से थोड़ा सा अनाज लेकर आते हैं और उसके बदले में उनको उनकी मनचाही चीज दे देता है। तो ये वस्तु के बदले वस्तु दे लिया, खरीदा जाना, बेचा जाना, इसको वस्तु विनिमय कहा जाता है। और यही कार्य बदलू भी किया करता था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियां ले जाते। बदलू स्वभाव से बड़ा ही सीधा था और कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा गया था। इसका मतलब कि वो कभी किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं किया करता था। लेखक बताते हो किसी से झगड़ता तो नहीं था, हाँ शादी विवाह के अवसर पर अवश्य जिद पकड़ लेता था और जीवन भर चाहे कोई उससे मुफ्त ही चूड़ियां ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। यानी जो जी चाहे वो मांगता था उससे, वो अपनी मर्जी की चीजें उनसे लेकर ही रहता था। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही कुछ और होता है। मुझे याद है कि मेरे मामा के यहाँ किसी लड़की के विवाह पर जरा सी बात पर बिगड़ गया था और उसको मनाने के लिए लोहे लग गए थे। यहाँ पर लोहे लग गए थे, ये मुहावरा है, यानी बड़ी मुश्किल पेश आई थी। बहुत मुश्किल से उसको मनाया जा सका था, बड़ी कठिनाई से माना था। विवाह में किसी जोड़े का मूल्य इतना बढ़ जाता है कि उसके लिए उसकी घरवाली को कुछ सारे वस्त्र मिलते थे और ढेर सारा अनाज मिलता था, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग, यानी मन चाहा जी चाहा उसको जो चाहता वो सब मिल जाता था। और यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह थी कांच की चूड़ियां।
जाहिर सी बात है होनी भी चाहिए, क्योंकि वो बनाता तो था लाख की चूड़ियां, और अगर उसकी जगह पर कोई कांच की चूड़ियां खरीदे तो उसको चिढ़ तो होनी ही थी, इसीलिए वो कांच की चूड़ियों से बहुत चिढ़ा करता था। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियां दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुल उठता, और कभी कभी तो दो चार बातें भी सुना दिया करता था। यानी उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि कोई स्त्री लाख की जगह कांच की चूड़ी पहने। लेखक बताते हैं कि मुझसे तो वह घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी तो शहर के जीवन के बारे में। मैं उससे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियां पहनते हैं, तो वह उत्तर देता कि शहर की बात ही और है लला, वहां तो सब कुछ होता है, वहां तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती हैं, और फिर उनकी कलाइयां नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियां पहने तो मोच ना जाए, इस तरह के व्यंग किया करता था। उसको लगता था कि लाख की चूड़ियां भारी होती हैं, जिसको गांव की औरतें पहन सकती हैं, लेकिन शहर की नहीं, जो कि शहर की औरतें बहुत नाजुक होती हैं। लेखक बताते हैं कि कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। जिन दिनों उसकी गाय के दूध होता, वो सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता, और आम की फसल में तो मैं रोज ही उसके यहाँ से दो चार आम खा कर आता। गांव का यही एक तरीका बड़ा अच्छा लगता है कि जिसके घर में जो कुछ भी होता है वो घर आए मेहमान को खिलाता जरूर है, और यही काम बदलू भी किया करता था। लेखक को कुछ न कुछ खिलाता पिलाता रहता था। लेकिन लेखक तो ठहरा बच्चा, वो बताता है, परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता था वह था कि लगभग रोज ही वह मेरे लिए एक दो गोलियां बना कर देता था। तो गोलियां यानी वही कंचे जो लाख के बने होते थे। लेखक को खिलौने से, और हर बच्चे को खिलौने ज्यादा ही अच्छे लगते हैं, इसीलिए लेखक को भी वहां जाना इसलिए ज्यादा अच्छा लगता था कि गोलियां मिलती थी उसको। तो फिर वो बताते हैं कि मैं बहुत हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता था, और एक आध महीने रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। पहले बच्चे गर्मी की छुट्टियों में मामा के यहाँ ही जाया करते थे। अब ऐसे और कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम परिवारों के द्वारा बनाया जाता है, कहीं किसी तीर्थ स्थान पर या कहीं पहाड़ों पर। लेकिन पहले के बच्चे गर्मी की छुट्टियां अपने मामा के घर ही बिताया करते थे। यही कार्य लेखक भी किया करता था। परंतु दो तीन बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा कि तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। बदली यानी ट्रांसफर हो गया, और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गांव ना जा सका। अवधि मतलब एक समय सीमा, एक लंबी अवधि बीत गई, लंबी समय सीमा बीत गई, और लेखक अपने मामा के गांव नहीं जा सका। लगभग 8-10 वर्षों तक बाद जब मैं मामा के वहां गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। कहने का तात्पर्य है कि इतने वर्षों बाद वो बड़ा हो गया, अब उसका इन खिलौनों से उसकी रुचि समाप्त हो गई थी। आगे लेखक कहते हैं, अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलू का ध्यान न आया, क्योंकि इस समय एक लंबा अंतराल आया था, और इसीलिए अब वो बड़ा भी हो गया, उसे ध्यान नहीं आया कि जैसे बचपन में बदलू के घर जाया करता था। कई दिनों तक उसे बदलू का ध्यान ही नहीं आया। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहनती हैं। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलू का ध्यान आया। बिरले का तात्पर्य होता है मतलब बहुत मुश्किल से, बहुत कठिनाई से जो दिखे। तो कम ही ऐसे लोग थे, स्त्रियां थी जिनके हाथों में लाख की चूड़ियां थी। उसने देखा कि सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। तभी उसको अचानक ध्यान आया कि अरे बदलू मनिहार था जो लाख की चूड़ियां बनाया करता था। और बात यह हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसलकर
गिर पड़ी और उसके हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई। उससे खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे, मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। लेखक कहते हैं कि लेखक जैसा कि घर पर ही थे, उसके मामा के वहां मौजूद नहीं थे, उन्हें अपनी छोटी बहन की मरहम पट्टी वगैरह सब करनी पड़ी, देखना पड़ा उसको। और तभी अचानक लेखक को बदलू का ध्यान हो आया और लेखक ने सोचा कि मैं उससे मिलाऊं। उसे बदलू मामा की याद हो आई, जैसे कि वे लाख की चूड़ियां बनाते थे और लाख की चूड़ियों के किस्से सुनाया करते थे। और अब वो किस तरह से बनाते होंगे, कैसे रहते होंगे। हाँ, जो छोटी बहन की हाथ में जो है कांच की चूड़ी चुभी और इसी कारण उसको उनका ध्यान भी आया और जा पहुंचा लेखक उनके पास। बोला, नमस्ते बदलू काका, कैसे हैं? मैंने कहा, मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाया करता था। मैंने अपना परिचय दिया। चूंकि उसने जो है नमस्ते कहने का जवाब तो दिया, लेकिन पहचाना नहीं था और बड़ी देर तक वो जो है उसकी ओर निहारता रहा। तो जैसे ही लेखक वहां पहुंचे, उन्होंने उनको नमस्ते किया, अभिवादन किया और पहचान न होने पर उसने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहे और मानो अपनी स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहे हो। अतीत के चित्र में जब बीता हुआ समय था, उस कुछ यादें वो ताजा करना चाहते हो, याद करने की कोशिश कर रहे थे कि है कौन। तो वो एकदम से बोल पड़ा, आओ आओ लला, बैठो, बहुत दिन बाद गांव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैं चारपाई पर बैठा। बैठते हुए उसने उत्तर दिया कि कुछ देर बाद शांति रही, कुछ देर तक कोई कुछ बोला ही नहीं। तभी मैंने इधर उधर देखा और दृष्टि दौड़ाई और कहा, इधर उधर ध्यान बटाया और देखा उसके चारों ओर क्या माहौल है। ना तो मुझे उसकी मछलियां नजर आई और ना ही भट्टी। चूंकि लेखक बहुत दिनों बाद गांव आया था, उसने जो है देखा कि माहौल बदला बदला था। फिर उसने पूछा बदलू काका से कि आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा, नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियां कोई पूछे तब तो गांव में कांच का प्रचार हो गया है। वो कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है यह, मशीन युग है ना लला। आजकल सारा काम मशीनों से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं और जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में है, वो लाख की चूड़ियों में ऐसा संभव कहाँ। लेखक ने कहा कि कांच बहुत नाजुक होता है। बदलू बोला कि नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक खांसता रहा। मुझे लगा कि उसे दमा है। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर ढल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। ये कमजोरी और बुढ़ापे उम्र का प्रभाव होता है, जिससे शरीर में अनेक बदलाव होते रहते हैं। लेखक को ऐसा ही मालूम हुआ। बदलू मामा बोले कि कांच मुलायम तो होता ही है, उसे कोई भी आकार दिया जा सकता है। मामा की तबीयत अब ठीक नहीं थी, वो बुजुर्ग हो चुके थे और देर तक खांसते रहे। लेखक को लगा कि उन्हें दमा है, लेकिन खांसते खांसते उनको एक तरह की बीमारी हो गई है, खांसने की बीमारी हो गई है और उम्र के साथ साथ शरीर भी ढल चुका है। वो जाने कैसे मेरी शंका उन्होंने भांप ली और बोला, दमा नहीं है मुझे, फसली खांसी है। यह 1-2 महीने से आ रही है, 10-15 दिनों में ठीक हो जाएगी। फसली खांसी का तात्पर्य होता है कि जो मौसम बदलने पर खांसी आने लगती है, उसे फसली खांसी कहते हैं, जो सर्दी गर्मी के प्रभाव से होती है। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी हुई है। व्यथा का मतलब कोई दुख, कोई पीड़ा, कोई कष्ट जो उसके मन में है छुपा हुआ। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीनी युग ने कितने ही हाथ काट दिए हैं। कुछ देर फिर शांति रही और मुझे अच्छी नहीं लगी। लेखक को महसूस हो रहा था कि उसके ऊपर, उस बदलू के ऊपर बहुत बड़ा कष्ट गुजरा है और इसी कारण वो अपनी व्यथा को, अपने मन की बात को
कह भी नहीं पा रहा है, अपने दुख को अपने मन में ही छुपाए छुपाए घुटता जा रहा है। और मशीनी युग के कारण न जाने कितनों के हाथ कट गए हैं। अर्थात हाथ कटने का मतलब हुआ कि काम छिन जाना, रोजगार छिन जाना, और जिसके कारण उनके ऊपर गंभीर आर्थिक संकट आ गया, गंभीर आर्थिक समस्या से वे जूझ रहे हैं। मैंने बात बदलते हुए लेखक ने बोला कि आम की फसल अब कैसी है काका? कुछ देर के पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लैला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया। लहक कर मतलब खुश होकर, चहक कर बोला। ये अंदर अपनी बेटी को आवाज दी, अरे रज्जो, लला के लिए आम तो ले आ। लेखक ने आगे बात बढ़ाई और पूछा कि आम की फसल कैसी है। तो खुश हो गया, जो कि वही शायद उसके जीवन का सहारा रहा होगा। चूंकि जो लाख का काम था वो तो बंद ही हो चुका था। आम की बात सुनकर वो खुश हो गया और तभी रज्जो जो है वो अपने हाथों में आम लेकर आई। लेकिन फिर भी लेखक बोला उससे कि नहीं नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। वाह वाह, बिना आम खाए खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वह मेरे लिए मलाई बचा कर रखा करता था। उसने क्षमा मांगी लेखक ने और कहा कि आम खिलाना भूल तो नहीं गए वे। लेकिन ऐसा नहीं था। लेखक ने जो है औपचारिकता निभाई और कहा कि इस साल बहुत अच्छे आम आए हैं, उसको खाकर ही जाने होंगे। लेखक ने तभी पूछा कि गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला, 2 साल हुए बेच दी, कहाँ से खिलाता। तभी रज्जो उस दरिया में थोड़े से आम लेकर आई और मैं बोला कि मैं इतना कहाँ खा पाऊंगा काका। जब लेखक ने इतने सारे आम खाने से मना किया तो काका हंसने लगे और कहने लगे, वाह वाह, शहरी जो ठहरे ना, उनका कहना था कि जब वे लेखक की उम्र के हुआ करते थे तब कई गुना, 2-4 गुना ज्यादा आम इनसे खा लिया करते थे। लेकिन शहरी व्यक्ति और गांव के व्यक्ति में अंतर होता है, वो इतने नहीं खा सकता। रज्जू ने तभी जो 4-5 आम अपनी अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ाए और आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया। मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर ठिठक गई। गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियां बहुत फब रही थी। फबना मतलब बहुत सुंदर रखना। ये वही लाख की चूड़ियां थी जो शायद बदलू ने बनाई होंगी और उसके हाथों पर बहुत अच्छी लग रही थी। लेखक बताते हैं कि बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली और बोल पड़ा कि यह आखिरी जोड़ा बनाया था जमींदार साहब की बेटी के विवाह पर। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे। मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहा शहर से ले आओ। मैंने आम ले लिए और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला गया। बच्चों, यह पाठ हमें यह सीख देता है कि मशीनीकरण के बढ़ते प्रभाव के कारण अनेक ऐसे कामगार हैं जो आर्थिक समस्या का सामना कर रहे हैं। वे स्वाभिमानी भी हैं, अतः उनके सामने और अधिक समस्या है। हमें ऐसे कामगारों का ध्यान रखना चाहिए और उनकी सहायता करनी चाहिए ताकि उनकी कला विलुप्त न हो। साथ ही हमें कठिन परिस्थितियों से हार ना मानने की सीख भी यह पाठ हमें देता है।